नमस्कार, ग्रैंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आज हमारे सामने मौजूद हैं एसआर अस्पताल से डॉक्टर रंजन सेन गुप्ता। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। डॉक्टर रंजन सेन गुप्ता एसआर अस्पताल में हृदय, फेफड़े और खून की नसों के शल्य क्रिया विशेषज्ञ हैं। सर, आज हमारे दर्शकों को बताइए आपके हार्ट से रिलेटेड बीमारियां कैसे, मतलब लोगों में ये भ्रामक है कि एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी में फ़र्क उन्हें समझ नहीं आता कि दोनों एक ही चीज़ें हैं, तो उसमें फ़र्क बताइए सर पहले। एक्चुअली हार्ट की बीमारियों के दो मुख्य अंग हैं। एक होता है जो मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक किया जाता है और दूसरा जो है ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये जो आपने जो जिक्र किया एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी, ये कार्डियोलॉजी यानी मेडिकल पार्ट में आता है। एंजियोग्राफी एक टेस्ट है जिसमें हम जानते हैं कि हार्ट के नसों में ब्लॉकेज है या नहीं है, तो कितने ब्लॉकेज है और है तो कहाँ पे ब्लॉकेज है। एंजियोप्लास्टी इन्वेस्टिगेशन नहीं है, एंजियोप्लास्टी हमेशा एंजियोग्राफी के बाद की जाती है और यह एक ट्रीटमेंट का मोडेलिटी है। यानी जिन मरीजों को बाईपास सर्जरी की ज़रूरत नहीं है उनको एंजियोप्लास्टी से अगर उसके बीमारी का इलाज किया जा सकता तो उन मरीजों को हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं। तो मुख्य रूप से एंजियोप्लास्टी एक इलाज का माध्यम है और एंजियोग्राफी एक टेस्ट होता है। दोनों में मुख्य फ़र्क यही है और दोनों हार्ट के बीमारियों के लिए अत्यंत ज़रूरी है और जिनको इसकी ज़रूरत होती है उसको हम लोग उस तरह से एडवाइस करते हैं। जो लोग एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है और जो लोग शल्य क्रिया पोर्शन हार्ट का देखते हैं वो कार्डियक सर्जन कहलाते हैं। ये भ्रम बहुत लोगों में है और कई डॉक्टर्स में भी है। ये ऐसा नहीं है कि इसको खाली मरीज ही नहीं समझता है। इसलिए मैं समझता हूँ इस दोनों चीज़ को अलग कर देना पहले ही ज़रूरी है कि एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी कार्डियोलॉजी के एरिया में आता है और सर्जरी का जो है वो कार्डियक सर्जरी यानी बाईपास सर्जरी, वाल्व रिप्लेसमेंट, ये सारा शल्य क्रिया कार्डियक सर्जरी में आता है। सर, हार्ट की बीमारी के बारे में कुछ बताइए हमें, इससे कैसे बचा जाए, इसके बचाव के उपाय क्या हैं? हाँ, अंग्रेजी में कहावत है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन तो सर्वोपरि है, उसको जितना हम बचा सकते हैं मरीज को, क्योंकि इसमें मरीज को एक खर्चा भी होता है और दूसरा एक जो लाइफ को एक रिस्क भी बन जाता है अगर उसको वो बीमारी हो जाए। तो प्रिवेंशन तो सबसे पहले, और प्रिवेंशन के लिए आजकल के ज़माने में ऐसा नहीं है कि 50 साल से ऊपर ही मरीज को हार्ट अटैक होगा। आजकल हम देखते हैं कि 30 साल 25 साल के मरीजों को भी, पेशेंट्स को भी सडनली हार्ट अटैक होता है। तो सबसे पहले जो है आपको कुछ चीज़ों से दूर रहना है, जैसे सिगरेट स्मोकिंग हुआ या बहुत ज़्यादा कंजम्पशन अल्कोहल का जो होता है वो भी एक रिस्क फैक्टर है। तीसरा जो फैमिली हिस्ट्री होती है यानी आपके दादा परदादा भी अगर हार्ट की बीमारियों से पीड़ित हैं तो उनको एक्स्ट्रा कॉशियस होना है, क्योंकि उनको कम उम्र में इस टाइप के हार्ट अटैक हो सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई हिस्ट्री है तो हमेशा साल में 1 या 2 बार कम से कम कोलेस्ट्रॉल और बाकी लिपिड्स का जांच करें। तो शुरू से ही दवाई खाएं वो, जिससे वो कंट्रोल में रहे। स्मोकिंग वगैरह से बहुत दूर रहें। तो जेनेटिक फैक्टर जो है वो हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हाँ जरूर कंट्रोल हम जरूर कर सकते हैं। तो ये तो हुई कुछ कम उम्र के हार्ट अटैक के कारण। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है मरीज के शरीर में कोलेस्ट्रॉल वगैरह डिपॉजिट होता है तो हार्ट भी ऐसे ही सफ़र करता है। तो उसमें भी हमें सिमिलर टाइप ऑफ प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है कि हम डॉक्टर के पास जाएं। हम अगर वो हमें एडवाइस करें कि आप ईसीजी करवाइए साल में एक बार, तो उसको करना ज़रूरी है। कई बीमारियां ऐसे पकड़ में नहीं आती तो वो चलते फिरते दौड़ते हुए जो ईसीजी ट्रेडमिल टेस्ट बोलते हैं वो भी अगर ज़रूरत हो तो साल में एक बार कराना चाहिए। हार्ट की बीमारियां प्रिवेंटेबल जरूर हैं, लेकिन हाँ कुछ लोगों को ऐसा नहीं होता है कि जो ओवरवेट है या कम उम्र के हों ऐसा बीमारी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। आजकल के ज़माने में उन लोगों को भी बीमारी होती है, तो इसलिए मेडिकल चेकअप जरूरी है। कई कंपनियों में आप देखेंगे कि कंपलसरी 40 साल के ऊपर मेडिकल टेस्ट किया जाता है सबका। वो भी एक तरीका है बीमारी को पहले पकड़ने का। अगर बीमारी है तो फिर उसका इलाज भी है, चाहे वो दवाइयों से हो चाहे शल्य क्रिया से हो, बट प्रिवेंशन की कोशिश भरसक करनी चाहिए। सर, बाईपास सर्जरी के बारे में बताइए कि ये किसके लिए आवश्यक है? देखिए, जैसे हार्ट अटैक हुआ तो दवाइयों से शुरू में इलाज किया जाता है। दवाइयों से इलाज करने के बाद उसकी एंजियोग्राफी होती है। एंजियोग्राफी में देखा जाता है कि कितनी नसें इन्वॉल्व हैं।
मान लीजिए एक ही नस इन्वॉल्व है और ब्लॉकेज का टाइप एंजियोप्लास्टी से हो सकता है, या दो नसों की बीमारी है, तो डॉक्टर्स जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं उनको एडवाइस करते हैं कि भैया आप एंजियोप्लास्टी कराओ। लेकिन जिनकी बीमारियां तीनों नसों में इन्वॉल्व है और कई जगह पे ब्लॉक है, साथ में अगर वाल्व की भी लीकेज पाई जाती है, तो ऐसी बीमारियां एंजियोप्लास्टी से ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि इतने सारे स्टेंट जो डालते हैं आर्टिफिशियल शरीर में डालना पॉसिबल नहीं हो। ऐसे मरीजों को जो 3 वेसल डिजीज बोलते हैं, तीनों नसें इन्वॉल्व है, वाल्व में भी लीकेज है या नहीं है, ऐसे मरीजों को हम बाईपास सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं। उम्र जरूर एक क्राइटेरिया है कि कम उम्र में एंजियोप्लास्टी अगर कर सकते हैं तो वो प्रेफरेबल है, क्योंकि आगे चल के देखा गया कि 60-70 साल की उम्र में उनको हो सकता है फिर से और भी नसों में बीमारी हो, तो ऑपरेशन अगर एक बार फाइनल किया जाए उस उम्र में तो वो बेहतर माना जाता है। बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट गणित का नियम नहीं है कि कम उम्र में बाईपास सर्जरी नहीं हो सकती, हर उम्र में हो सकती है और पॉसिबल है। अच्छा सर, ऑपरेशन के बाद भी मेडिसिन कंटिन्यू रखा जाए मरीज के लिए, ये ज़्यादा बेहतर होगा कि आपको लगता है? देखिए ऐसा है, जो भी तरीका हो, चाहे एंजियोप्लास्टी हो चाहे बाईपास सर्जरी हो, बीमारी जो शरीर के अंदर है उसे जड़ से तो नहीं उखाड़ा जाता है। हम तरीका बताते हैं कि हार्ट अटैक दोबारा ना हो उसके उपाय करते हैं। चूंकि बीमारी अंदर शरीर में है तो वो दवाइयाँ भी ऑपरेशन के बाद चालू रखना जरूरी है। दूसरा, जैसे बाईपास सर्जरी में हम नए नए रास्ते बना के खून पहुंचाते हैं, तो वो जो ग्राफ्ट जो बोलते हैं उसमें भी बीमारी हो सकती ना हो, इसलिए दवाइयों का कंटिन्यू करना जरूरी है। तो कोई भी मरीज अगर दवाई बंद कर दे ये सोच के कि भाई मेरा तो बाईपास सर्जरी हो गया, मैं अमर हो गया, ये सोचना बहुत गलत है। हाँ, कुछ दवाइयाँ धीरे धीरे कम हो सकती हैं, लेकिन कंटिन्यू करना जो दवाइयाँ जरूरी है वो जिंदगी भर चलेंगी। अच्छा सर, बताइए कि हमारे दर्शकों को कि वाल्व रिप्लेसमेंट क्या होता है? देखिए, मनुष्य के शरीर में 4 वाल्व होते हैं मुख्य करके। माइट्रल वाल्व जो लेफ्ट साइड में होता है, एओर्टिक वाल्व, पल्मोनरी वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व। लेकिन जो ज़्यादातर वाल्व खराब होती हैं वो माइट्रल और एओर्टिक वाल्व है। वाल्व का काम है, शरीर जब हार्ट पंप करता है तो एक ही डायरेक्शन में ब्लड को बढ़ाना, वापस नहीं आना चाहिए हार्ट में। तो ये वाल्व जब खराब होती हैं, या तो लीक होता है या छोटा छिद्र हो जाता है जिसमें खून जाना रुकावट पैदा करता है। तो मोस्टली जो है माइट्रल और एओर्टिक वाल्व में ही बीमारी होती है एडल्ट्स में। बच्चों में ऑफ कोर्स दूसरे वाल्व्स में भी बीमारी होती है। तो ये वाल्व जब खराब हो जाती है उसको सुधारना जरूरी है, नहीं तो हार्ट के ऊपर स्ट्रेन पड़ता है और धीरे धीरे हार्ट बड़ा होता है और हार्ट फेलियर हो जाता है। हर वाल्व को बदलना जरूरी नहीं, इसका निर्णय हम इकोकार्डियोग्राफी के द्वारा ही कर सकते हैं कि भाई ये वाल्व की कंडीशन क्या है, क्या इसमें कैल्शियम जम गया है, क्या इसकी जो पंखुड़ियाँ हिलना बंद हो गई हैं, क्या ये वाल्व रिपेयर कर सकते हैं, और मरीज की उम्र क्या है। हम हमेशा भरसक कोशिश करते हैं कि ऊपर परमात्मा का दिया हुआ वाल्व अगर बच जाए तो मरीज के लिए बेहतर होता है, क्योंकि जब भी आर्टिफिशियल वाल्व हम उसको चेंज करके बिठाते हैं तो उसके साथ कुछ दवाइयाँ भी हमें अनिवार्य हो जाता है, जिस दवाइयों का रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा है। लेकिन जो वाल्व रिप्लेस करने लायक, जो वाल्व बचाने लायक नहीं है, उनको हम बचाने की कोशिश भी नहीं करते, उसमें वाल्व रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है। अब वाल्व रिप्लेसमेंट जो होता है उसका वाल्व की जो बीमारियां होती हैं वो बचपन में आपने सुना होगा, बार बार पेशेंट को टॉन्सिलाइटिस होता है, फेरिंजाइटिस होता है, जिसका इलाज हम करते हैं। लेकिन जब इसका इलाज संपूर्ण रूप से नहीं किया जाता है, वही कीटाणु जाके वाल्व पे असर करते हैं, जिसका असर हमको लगभग 30 साल के ऊपर देखते हैं। और भी कम उम्र में हो सकता है, लेकिन 25 से लेके 40-50 साल तक इस बीमारी का असर हम देखते हैं। तब तक वाल्व काफ़ी खराब हो गया रहता है। इसलिए अमूमन तरह से जो ज़्यादा उम्र वाले पेशेंट्स रहते हैं उनको वाल्व बदलना जरूरी है। कम उम्र में कभी कभी हम उसको रिपेयर भी कर सकते हैं जिससे बदलना ना पड़े। सर, ये हर मरीजों के लिए ज़रूरी है ऐसा लगता है आपको? ऐसी वही जो मैं आपको समझा रहा था, इकोकार्डियोग्राफी के बेसिस पे हम ये जांच करेंगे कि क्या इस वाल्व को बचाया जा सकता है या इस वाल्व को जरूरी है। इकोकार्डियोग्राफी एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हार्ट के चारों खाने अच्छे से काम करते हुए, रियल टाइम बोलते हैं उसको, यानी एक्चुअली पंप करते हुए दिखता है। तो ऐसे जब हमको पिक्चर मिलते हैं तब हमें देखना होता है कि वाल्व का जो खून का जो फ्लो है, क्या उसमें कोई रुकावट है या खून जो आगे जा रहा है वो हार्ट में वापस आ रहा है। तो इन सारे चीज़ों को, जिसको बोलते हैं लीक या स्टेनोसिस, ऐसी कोई अगर परिस्थिति हो
तब हमें वाल्व को जरूर छूना पड़ेगा। लेकिन उसके भी मात्राएं हैं, हर लीकेज, हर वाल्व स्टेनोसिस को हम तुरंत ऑपरेशन के लिए नहीं लेते हैं। कुछ दवाइयाँ चलती हैं, अगर वो जिंदगी भर दवाई से कंट्रोल हो गया तो शायद कभी उन लोगों को जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर बीमारी बढ़ रही है, हार्ट का साइज बढ़ रहा है, हार्ट फेलियर के तरफ जा रहा है, तब इन वाल्व्स को बदलना जरूरी है। सर ये बताइए कि ये वॉल्व हमारे देश में ही बनते हैं या इसे कहीं बाहर से हमें मंगवाना पड़ता है? हाँ, आज से करीब 25-30 साल 20-25 साल पहले ये वाल्व जनरली बाहर से मंगाए जाते थे, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में इसके बनाने की जानकारी पूर्ण रूप से नहीं थी। लेकिन एक बहुत फेमस कॉलेज है इंडिया में, श्री चित्रा तिरुनाल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक साइंसेज, जो कि केरला में है, तिरुवनंतपुरम में। वहाँ हमारे एक बहुत ही सीनियर प्रोफेसर, इन लोगों ने श्री चित्रा वाल्व के नाम पे ये वाल्व बनाया है, जिसको काफ़ी जानवरों में पहले टेस्ट किया गया, फिर ह्यूमन ट्रायल किया गया, और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि ये हिंदुस्तानी वाल्व बहुत सारे मरीजों में डाला गया है। और कई मरीज तो ऐसे हैं जो 10 साल हो चुके हैं उनको वाल्व लगाए हुए, वो एकदम स्वस्थ है। मैंने खुद ही इस वाल्व को कम से कम कुछ नहीं तो 500-600 मरीजों में लगाया है, और इस वाल्व से मैं बहुत ही खुश हूँ। और सबसे अफोर्डेबल वाल्व यही है जो हिंदुस्तान में है। इसके सिवाय जो बाकी वाल्व्स हैं उनके शुरू में हिंदुस्तान में बनाने की सुविधा नहीं थी, लेकिन आज गुजरात या कई स्टेट्स में इसको मैन्युफैक्चर करने का जो है उसकी भी लाइसेंस मिली हुई है, और वो इंडिया में बनते हैं। तो मोटे तौर में ये है कि कुछ 10-15 हज़ार का फ़र्क जरूर रहता है दोनों टाइप के वाल्व में, लोकल और इसमें, लेकिन जो हमारे देश में बन रहा है उसका रिजल्ट्स बहुत ही एक्सीलेंट है, और हम प्राय सभी कार्डियक सर्जन्स उसको यूज़ करते हैं। तो अब वो कॉस्ट, चूँकि बाहर से लाने में खर्चा ज़्यादा होता है, वो फैक्टर अभी उतना नहीं है, और सरकार ने भी कई स्कीम्स चालू की हैं जिससे मरीज को कुल मिला के फाइनेंशियल लोड कम पड़ता है। हाँ सर, वही मैं पूछ रही थी कि इस बीमारी के लिए खर्च कितने आएंगे एक आम आदमी के ऊपर? देखिए, अगर वो अपने पैसा खुद खर्च करना चाहे तो उसके कई ग्रेड्स हैं। बड़े अस्पतालों में ज़्यादा लगता है, कम शहर, छोटे शहरों के अस्पताल में हो सकता है कुछ अस्पताल के खर्चे कम हो इसलिए कम होता है, बट मोटे तौर पे करीब सब जगह सेम है। चूँकि सरकार ने हमारे को एक सुविधा दी है जिसको आयुष्मान कहते हैं, इसमें मरीज को बहुत ही कम खर्चे में ये वाल्व बिठाया जा सकता है, और जो लोग इस सुविधा का लाभ उठाते हैं उनको प्रैक्टिकल ये बोला जाए तो बहुत ही कम खर्चे में होता है। आज से 15-20 साल पहले जो ऑपरेशन 2-2.5 लाख में होता था, आजकल बहुत ही कम रेट में हो जाता है। और जो जिनका इंश्योरेंस है वो है तो उनको तो खैर कैशलेस फैसिलिटी है, तो उनको कोई खर्चा नहीं लगता है। सर, बच्चों के हार्ट के ऑपरेशन के बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। बच्चों के हार्ट के ऑपरेशन में जिस तरह एडल्ट्स में मोस्टली बाईपास या वाल्व रिप्लेसमेंट होता है, तो उस टाइप से उतने वैरायटी उनके यहाँ बहुत ज़्यादा है। 2 मुख्य टाइप की बीमारियाँ होती जो ब्लू बेबीज़ कहते हैं, जो पैदाइशी नीले रहते हैं, जिनको शुद्ध और अशुद्ध रक्त में कहीं ना कहीं हार्ट में मिश्रण होता है, वो बचपन से हाई रिस्क होते हैं। और दूसरे जो नॉन ब्लू बेबीज़ हैं उनमें उतनी अर्जेंसी नहीं रहती कि तुरंत ऑपरेशन किया जाए। 4 साल 5 साल तक उनको फॉलोअप किया जाता है। अगर उनमें ऑपरेशन की ज़रूरत रहती है तो जैसे कई बार आपने सुना हार्ट में होल है, हर होल को तुरंत ऑपरेशन करना जरूरी नहीं है। इसको बच्चों को हम 3 महीने 6 महीने में इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या पिछले इको के कंपैरिजन में हालत और ख़राब हुआ है वैसी है। मुख्य तौर से जब 5-6 साल का हो जाता है, 15-20 केजी का बच्चा हो जाता है, तो ये होल के ऑपरेशन को हम करते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि इतना बड़ा छेद होता है और शुद्ध अशुद्ध रक्त में मिश्रण इतना है कि बच्चा एकदम ही नीला दिख रहा है, उसमें फिर इमरजेंसी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है और नेचुरली उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। जी सर, हम जानना चाहते हैं फेफड़ों के बारे में, जो शल्य क्रिया है वो क्या है, किस तरह से होता है ये? हाँ, फेफड़े जो है ना, देखिए ऐसा है कि आज तो हमारे देश में टीबी की बीमारी बहुत कम हो गई। एक ज़माना था जब टीबी मतलब ऐसा खतरनाक बीमारी माना जाता था कि कैंसर के बराबर मने मरीज को मरना ही है। आज उस स्थिति से हम बहुत आगे निकल गए हैं, सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा है, लेकिन मरीज को जागरूकता पैदा करना जरूरी है कि भाई टीबी की बीमारी होती है, उसका आपको अस्पताल में जाके जांच कराना है कि टीबी है कि नहीं।
सही टाइम पे अगर टीबी की इलाज शुरू हो गया तो फेफड़ों का जो नष्ट होने का प्रक्रिया रहता है वो बहुत स्लो हो जाता है या बंद हो जाता है। लेकिन जो लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं, सिगरेट बीड़ी से इनका सेवन उनका चलता रहता है जी। या टीबी के मरीजों से संपर्क होना लगातार चालू है, तो ऐसे मरीजों के लिए थोड़ा उनको सलाह देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये लोग एकदम से एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि दवाई खाना है। 2 महीने खाए फिर बंद कर दिया, तो ऐसे मरीजों के फेफड़े धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं और वो एक स्टेज आता है जब वो नष्ट होने के बाद वो हम उसको दवाइयों से सुधार नहीं सकते। मवाद जम जाता है फेफड़ों में, मवाद जमने से उसकी लंग्स के ऊपर जो झिल्ली रहती है वो कड़क हो जाती है। फेफड़े, हम सांस लेते हैं तो फेफड़े फूलते नहीं हैं, फेफड़ों के अंदर सिक्रीशन यानी जो हम खखार जो बोलते हैं जिसको हम थूक देते हैं वो निकाल नहीं पाते हैं, तो धीरे धीरे ये फेफड़े के जो हिस्से हैं नष्ट हो जाते हैं। जब ऐसी परिस्थिति होती है या तो हमें उस कड़क झिल्ली को काट के अलग करना होता है जिसको डीकॉर्टिकेशन बोलते हैं, और उस बीमारी को एम्पाइमा बोलते हैं, पस जम गया है, वो पस को सुखाना पड़ता है, उसकी झिल्ली को निकालना पड़ता है जिससे एक फेफड़े का जो घुटन होता है वो दूर हो जाए और फेफड़े ठीक से एक्सपेंड हो सके। लेकिन चूंकि इस बीमारी इतने लंबे हो जाते हैं, कई बार फेफड़े ही नष्ट हो जाते हैं, तो उस पोर्शन को हमें निकालना होता है, वरना ये दवाई से ठीक भी नहीं होगा और फेफड़े और कीटाणु शरीर में रहेंगे और दूसरे फेफड़े को भी नष्ट करेंगे। ये तो रहा इन्फेक्शन। दूसरा है ट्यूमर्स यानी कैंसर। वो कैंसर सर्जरी एक स्पेशलाइज्ड सर्जरी है जिसको जनरली कैंसर सर्जन्स लोग डील करते हैं कि भाई अगर पेशेंट को ऑपरेशन के लायक है, वो पोर्शन अगर हम फेफड़े को निकाल दें तो शायद कैंसर के इलाज में हमें फ़ायदा मिलेगा। तो वो एक डिफरेंट ऑपरेशन है जिसको कैंसर सर्जन्स करते हैं। उसमें कुछ पोर्शन जैसे लोबेक्टमी यानी एक पोर्शन लंग का निकाल दिए, कई बार न्यूमोनेक्टमी यानी पूरा का पूरा फेफड़ा ही निकालना पड़ता है जिससे कैंसर की बीमारी का इलाज हो सके। ऐसे बीमार कैंसर्स को निकालने से कैंसर में बाद में रिजल्ट्स अच्छे पाए गए, लेकिन बहुत कम मरीजों में ये संभव होता है क्योंकि वो लेट आते हैं, और लेट आने के बावजूद भी अगर आप पूछेंगे बोले हम तो कल तक सिगरेट पी रहे थे, हमने अभी छोड़ा नहीं। तो कई कारण हैं जिनके कारण पेशेंट लेट पहुंचते हैं, पर हाँ संभव है और उचित मरीज पे ये ऑपरेशन किया जाना चाहिए। सर, टीबी का जो संक्रमण है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है क्या? हाँ बिल्कुल फैल सकता है, अगर वो सेम घर में रहते हो, रोज मिलना जुलना चालू होता है, और वो जो आज देखिए आज हम लोग कोरोना से गुजर रहे हैं, हम लोगों को एडवाइस किया गया मास्क पहनिए, दूरी रखिए, लेकिन ये एडवाइस कभी किसी ने टीबी के लिए नहीं किया था। तो शायद हम उस समय प्रोटेक्शन लिए होते तो एक दूसरे से फैलने की जो प्रक्रिया है कमी होती। तो यही फर्क मैं आपको बता रहा हूँ, जब आदमी मरने को आता है तब ज़्यादा सीरियस हो जाता है, यानी जैसे कोरोना में हो रहा है, आज हम मास्क पहन के घूम रहे हैं, लेकिन टीबी इतना ज़्यादा इजीली फैलता नहीं है, इसलिए लोगों में वक्त लगता है समझने को कि भाई मेरे को टीबी हो गया। सर, हम जानना चाहेंगे कि आपने अपनी सेवाएं कहाँ कहाँ दी है और अपने जीवन काल में अभी तक आपने जो सफल ऑपरेशन किए हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जस्ट मैं एक चीज़ और बता दूं, जो हम लोग एज अ सर्जन शरीर के खून के नसों का भी रुकावट का इलाज करते हैं। जैसे मरीज अचानक आ गया रात को कि मेरे पैर का, उसको पता चला अचानक पैर में दर्द हो रहा है, वो चल नहीं पा रहा, खड़ा नहीं हो पा रहा, पैर की उंगलियां नहीं चल रही क्योंकि नसों में अचानक ब्लॉक हो गया है। और वो ब्लॉक आज हुआ है, कल हुआ है, या बरसों से चले आ रहा है, धीरे धीरे होते होते बंद हो गया है, इस पे उसके इलाज पे फर्क पड़ता है। जो भी है, अगर खून का थक्का है तो उसको निकालना पड़ता है। अगर ये 6 से 8 घंटे में इस ऑपरेशन को नहीं किया गया तो पैर के बचने की संभावना भी कम हो जाती है और धीरे धीरे वो काला पड़ता है और बाद में हमको उसको शरीर से अलग करना होता है। नहीं करेंगे तो वो जो सड़े हुए पोर्शन का जहर है वो शरीर में फैलेगा, गुर्दे खराब हो जाएंगे, मस्तिष्क पर असर होगा और अल्टीमेटली कार्डियक अरेस्ट जो हार्ट पे असर होगा। इसलिए उसको सही टाइम पे पहचानना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर के लिए भी और मरीज को भी सही टाइम पे आना ज़रूरी है। खासकर जो लोग गांव में रहते हैं उनको उतना नॉलेज नहीं रहता, ये कई जगह झाड़ फूक करवाते रहते हैं, दुनिया भर की दवाई खाते हैं दर्द कम करने के लिए, तो जब तक वो मरीज अस्पताल में पहुंचता है उसका पैर की हालत बहुत गंभीर हो जाती है। दूसरा है जो धीरे धीरे होता है और अचानक आपको पता चलता है, उसमें कहते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज। कई बार ये बर्जस डिजीज एक और कैटेगरी है जिसमें ये पेशेंट बरसों से सिगरेट पीता आ रहा है और उस सिगरेट का असर होता है वो पैर के नसों में धीरे धीरे रुकावट पैदा करने।
जी। तो पैर के नसों का इलाज करना, डिसीजन लेना भी एक बहुत कठिन काम है। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि पूरी की पूरी नस खराब हो गई, उनको ज़िंदगी भर दवाइयों से चलना पड़ता है। लेकिन ऐसे मरीजों की लाइफस्टाइल काफ़ी कठिन हो जाती है। तो सही टाइम पे उसको पकड़ना, मरीजों के लिए भी आना सही टाइम पे और डॉक्टर के लिए भी इलाज करना बहुत ज़रूरी है। अब जहाँ तक मेरे सर्विसेज का ये है, आपने जो सवाल किया, मेरा करियर शुरू में दिल्ली के स्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट से शुरू हुआ था, जहाँ मैंने लगभग 5 साल ऑपरेशन किए हैं वहाँ पे। उसके बाद मैं अपने प्रदेश में आया, भिलाई में सेक्टर 9 में भी हम लोगों ने ऑपरेशंस किए हैं। जी सर। काफ़ी मरीजों को बाईपास सर्जरी किया, वाल्व रिप्लेसमेंट किया है। और अभी हैदराबाद में भी यशोदा हॉस्पिटल से मैं जुड़ा था, वहाँ भी करीब 2 साल काम किया हूँ। और 5 साल अपने ही प्रदेश में वापस आके रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में हमने एडल्ट सर्जरी बहुत सारी की। कुल मिला के 3-4 हज़ार से कम नहीं होगा, सब मिला के, फेफड़े, कार्डियक और वैस्कुलर मिला के। और करीब करीब कार्डियक में तो ऑलमोस्ट 98% हमारा सक्सेस रेट है। लेकिन इसके लिए मैं मरीजों से भी कृतज्ञ हूँ कि उन लोगों ने भरोसा किया हम लोगों पे आके करने का, और हमारे आगे की सलाह को भी उन लोगों ने जारी रखा। फिर बट जो बीमारी का बहुत देर से आते हैं, नेचुरली उसमें रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए अभी गांव-गांव में हम लोग कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं इस चीज़ को सचेत करवाने के लिए कि हार्ट की बीमारी के लक्षण क्या है, फेफड़ों के बीमारी के लक्षण क्या है और नसों के बीमारी के लक्षण क्या है। हमारा उद्देश्य ये है कि मरीज अगर इस चीज़ को समझे, तो जब वो इस जानता है कि भाई हाँ ये प्रॉब्लम हो सकता है, वो सीधा हमारे पास आए, बजाय कि दुनिया भर के जगह घूमे और उसका इलाज का कोई डायग्नोसिस ना हो। जब तक वो हमारे पास आता है तब तक लेट हो जाता। इसलिए आज हम लोग छत्तीसगढ़ प्रदेश में घूम घूम के कैंप भी करते हैं। हमारे अस्पताल में अभी पिछले 2-3 महीने में 3-4 कैंप्स हो भी चुके हैं, और हम दूसरे अस्पतालों में भी जाके हम कोशिश करते हैं कि हमारी जानकारी बाकी अस्पतालों में भी पहुंचे कि उनके यहाँ अगर इस टाइप के मरीज हो तो हमारी सेवाएं हमेशा उनके लिए उपलब्ध हैं। सर, इसके लक्षण पता अगर कैसे चलें, जैसे फर्स्ट स्टेज है किसी बीमारी के, जैसे खून के जो नसों के बारे में बताएं, तो उसके लक्षण कैसे पता चलें? क्या होता है, देखिए, खून का जब ब्लॉकेज धीरे धीरे होता है, मरीज बोलता है मैं पहले 100 मीटर आराम से चल लेता था, आज मुझे 50 मीटर चलता हूँ तो मुझे रुकना पड़ता है, दर्द होता है, रुकता हूँ, बैठ जाता हूँ, ठीक हो जाता है, और फिर वो चलता हूँ फिर दर्द होता है। इसे कहते हैं क्लॉडिकेशन टाइम अंग्रेजी में। यानी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है जो मरीज कभी कभी खुद ही बताता है, हम लोगों को पूछना पड़ता है कि भाई आप 2 महीने पहले बिल्कुल ठीक थे, नॉर्मल चल रहे थे। बोले हाँ, मैं पिछले 1 महीने से देख रहा हूँ मुझे बैठना पड़ता है। तो ये एक बहुत मुख्य लक्षण। दूसरा है कि पैर में अगर कहीं कोई चोट लग जाए, घाव लग जाए, हम नॉर्मल आदमी को उस घाव को भरने में 10 से 15 दिन लग जाते हैं, लेकिन उनके केस में कभी कभी घाव भरता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ खून पहुँच नहीं पा रहा। खून नहीं पहुंच पाने से वो हमेशा पट्टी करवाता रहता है, कभी गांव में जाएगा, कभी शहर में जाएगा, तो ये बोलता है कि ये घाव भर ही नहीं रहा। ये वन ऑफ द रीजंस है, कई और कारण है घाव नहीं भरने के। खून की कमी भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन है। एक बीमारी जो और होता है जिसको मैं आपसे अवगत कराना चाहूँगा, वो होता है वेरिकोज वेन्स, यानी खून की जो नस अशुद्ध रक्त ले जाने की नसें हैं, ये मोटी मोटी हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा किसी पेशेंट में इतना प्रोमिनेंट पैर, ये खासकर पैरों में होता है, इतना प्रोमिनेंट हो जाता है कि वो खून वहाँ ऊपर से हार्ट तक पहुँचता नहीं, वहीं का वहीं जमा होता है। उनमें भी इस टाइप के घाव बन सकते हैं जो हील नहीं होते, उसकी भी सर्जरी के द्वारा हम उसको उपचार करते हैं। तो ये सारे कुछ लक्षण हैं। अचानक अगर बंद हो जाए खून जाना, तो फिर तो जैसा मैंने आपको बताया, मरीज अचानक रात को आएगा, बोलेगा मैं पैर मेरा सुन्न हो गया, पैर हिल नहीं रहा। नॉर्मली 95% केसेस में खून के नसों की बीमारी की वजह से ही है। कई बार ऐसा होता है कि वो कुछ पैरालिटिक अटैक है, वो अलग बात है, उसमें ऐसा पैर मरता नहीं है, काला नहीं पड़ेगा, लेकिन खून के नसों की बीमारी अगर अचानक हो, काला पड़ जाए, तो उस पैर को हम बचा नहीं सकते, उसको काट नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ें हम अपने वर्कर्स के थ्रू, हम अपने कैंप्स के थ्रू हर गांव में जाके इस लक्षण को हम बताते हैं कि भाई अगर आपको ऐसा कुछ हो, आप इधर उधर ना घूम के सीधा अस्पताल आइए, हमारे पास डॉपलर है, सारे टेस्ट हो जाएंगे, एंजियोग्राफी हो जाएगी, और नस की बीमारी है तो उसका ऑपरेशन तुरंत होगा, आपके टांग बच जाएंगे। बहुत आप देखे होंगे हिंदुस्तान में एक घर में एक ही आदमी कमाने वाला होता है, अब उसकी अगर टांग कट गई तो कितना उसके फैमिली पे असर होता है।
तो हमारा उद्देश्य कैंप के थ्रू यही है कि आप लक्षण को समझिए, आप कहाँ जाना है इसकी जानकारी लीजिए, ताकि आपका पैर बचे और आप अपने फैमिली के साथ सही सलामत रह सकें। जी, तो ये थे एसआर अस्पताल से डॉक्टर रंजन सेन गुप्ता, जिन्होंने हमारे दर्शकों को हृदय, फेफड़े और खून की नसों से संबंधित बीमारियों, उसके उपचार और उससे बचाव के उपाय बताए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे चैनल पर। नमस्कार, धन्यवाद।